हाय एवरीवन, वेलकम टू NFA नेट क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोग एसिड बेस थ्योरी स्टार्ट कर रहे थे। आज उसका सेकंड क्लास है। ठीक है, पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पुरानी क्लास से रिलेटेड है। कौन कौन से थ्योरीज देखे थे? अरहेनियस थ्योरी देखे थे, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी देखे थे। ठीक है, सॉल्वेंट सिस्टम हम लोगों ने देखा था और लक्स फ्लड मॉडल देखा था, इसमें ऑक्साइड वाली थ्योरी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, एक बार पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड कौन होते हैं? जब कोई भी बेस, ठीक है, जब कोई भी बेस H+ आयन एक्सेप्ट करता है तो उसका क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। जब यही एसिड क्या करेगा? H+ आयन डोनेट कर जाएगा तो इसका ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। तो हम लोगों को क्या देखना है? कैन नॉट बोला है। कैन नॉट फॉर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल देखने हैं जिनमें या तो H+ आयन नहीं दे पा रहा है या फिर H+ आयन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? NH2- आयन देखते हैं। ठीक है, NH2- में जब हम लोग H+ ऐड करते हैं तो क्या बनता है? NH3, है ना। और जब इनमें H+ आयन निकालते हैं तो क्या बनेगा? NH2 NH- का 2, एक हाइड्रोजन निकल गया। वैसे ही NH2- है तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा? NH2- में से एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बनेगा? NH2- और इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा या एक H+ आयन तो बनेगा N3-। ठीक है, N का 3- है ना, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन था वो भी चला गया। तो 2- का चार्ज कितना हो जाएगा? 3-। तीसरा क्या है? NH4+। अब हमें क्या ध्यान देने वाली बात है? इसमें अगर एक H+ आयन चला गया तो क्या बना? NH3। बट अगर इसमें H+ आयन देने की कोशिश करे तो क्या बनेगा? NH5+, जो कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते नाइट्रोजन के पास। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? N3-। N3- में एक H+ तो हम लोग दे सकते हैं, है ना, पर हम लोग इनमें से कोई भी H+ ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देने के लिए तो हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। तो अगर एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बना? NH2-। बट इसमें से कोई भी हाइड्रोजन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बना सकते? तो आपका कौन सा आएगा? ओनली 3 और 4, क्योंकि पहले और दूसरे में हाइड्रोजन हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2-1। अभी हम लोगों ने देखा कॉन्जुगेट एसिड इसका निकालना है। कॉन्जुगेट एसिड मतलब वो H+ आयन ले रहा है। तो NH2- जब H+ आयन लेगा तो क्या बनता है? NH3। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? NH3। ठीक है, फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको दोनों के बीच में अरहेनियस और ब्रॉन्स्टेड के बीच का डिफरेंस पता चले। अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि ब्रॉन्स्टेड बेस में H+ लेता था या फिर अरहेनियस बेस में, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा अरहेनियस में क्या रहता है? OH-। ठीक है, तो इसको OH- आयन ये देता है, तो ये दोनों क्या हो गए? आपके अरहेनियस। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड मतलब H+ आयन एक्सेप्टर। तो H+ आयन एक्सेप्टर कौन कौन से हैं? 3 और 4। ठीक है, आपके 3 और 4 है आपका H+ आयन एक्सेप्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब मैंने आपको बताया था विच एक्सेस बोथ एसिड एंड बेस। जब हम 13th ग्रुप देखते हैं, क्या? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, जब हम लोग कौन सा ग्रुप देख रहे हैं? 13th ग्रुप देख रहे हैं। इनके ऑक्साइड्स बनाएंगे तो B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? हम लोग को पता है पी ब्लॉक एलिमेंट क्या बनाते हैं? आपके एसिडिक ऑक्साइड्स। तो पहला B2O3 आपका एसिडिक रहता है, फिर ये दोनों कैसे रहते हैं? एम्फोटेरिक, फिर धीरे धीरे ये आपका बेसिक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
मतलब ये नॉन मेटल है बोरॉन, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो मेटल के प्रॉपर्टीज़ हैं वो आते जाते हैं। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन होगा? Al2O3 एंड Ga2O3, 2 and 3। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द कंपाउंड दैट विल बिहेव एज एन एसिड इन H2SO4 विल बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम एक सीक्वेंस याद करेंगे। ठीक है, क्या याद करेंगे? HClO4 ग्रेटर देन H2SO4 ग्रेटर देन HNO3 ग्रेटर देन CH3COOH ग्रेटर देन H2O। ये क्या है? आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए द कंपाउंड दैट विल बिहेव एज एन एसिड इन H2SO4। अब H2SO4 से आगे क्या है? HClO4। ठीक है, नीचे क्या है? HNO3, फिर CH3COH, फिर H2O। एकदम अच्छे से ये कंसेप्ट समझना क्योंकि ये कंसेप्ट आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी वीकर होगा, ठीक है, उसमें अगर हम लोग ये स्ट्रॉन्गर एसिड डालें तो ये वीकर जो है इसको बेस की तरह काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि दो सक्षम परिवार है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा ही रिच है, ठीक है, और दूसरा वाला उससे थोड़ा कम रिच है। तो अब क्या करेगा? ऊपर वाले को अगर देने हैं, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, तो अगर सेकंड वाला मना भी कर रहा है ना तो भी उसको उसके दबाव में आके लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग H2SO4 में देख रहे हैं तो HClO4 कैसा? एसिड की तरह काम करेगा, जबकि H2SO4 अगर हम लोग, ठीक है, तो HClO4 एसिड की तरह काम करेगा। बट अगर हम लोग CH3COOH किस में ले रहे हैं? H2SO4 में। ठीक है, अब समझ लीजिए एक जार भरा हुआ है H2SO4 का, एसिड का, स्ट्रॉन्गर एसिड है, H+ आयन देने की क्षमता रखता है। अगर उसमें 2-3 ड्रॉप CH3COH डाल दिए, ठीक है, तो क्या H2SO4 उसको H+ आयन रिलीज़ करने देगा? नहीं, उसकी इतनी ताकत है कि उसको दबा कर रखेगा, दबाव में रखेगा। तो क्या करना पड़ेगा? CH3COH को मजबूरन में जो H2SO4 है उसका H+ आयन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये अगर ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर H2SO4 में हम लोग HClO4 को छोड़ के HNO3, CH3COH, H2O किसी को भी डालें तो वो कैसा काम करेंगे? बेस की तरह काम करेंगे। वाइस वर्सा भी ट्रू है। कैसा? वाइस वर्सा हम लोग देख सकते हैं। मान के चलिए H2SO4 डाल रहे हैं CH3COOH में। ठीक है, अब ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, एक जार भरा हुआ है CH3COH का। अब H2SO4 डाल रहे हैं तो जो H2SO4 की प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी? एसिडिक होगी। क्यों एसिडिक होगी? क्योंकि ये वीकर एसिड है तो वो अपना H+ आयन दे सकता है। क्या बनेगा? HSO4-। ठीक है, और ये H+ आयन CH3COOH लेके क्या बन जाएगा? CH3COOH2+। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बट उसी की जगह अगर हम लोग देखें क्या H2SO4 में CH3COH का अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा? एक बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये याद कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? HClO4, क्योंकि यही बस इससे ज़्यादा है, बाकी सब कैसा काम करेंगे? एज अ बेस काम करेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, PYQs रिलेटेड क्वेश्चंस तो कल हम लोगों ने 2 देख लिए थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि क्या है? लुईस थ्योरी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लुईस एसिड बेस थ्योरी।
ठीक है, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि सारी थ्योरीज का समरी है एक शॉर्ट में। ठीक है, जो एक्चुअली इसका स्टेटमेंट है वो कैसा है कि बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक एसिड है, इलेक्ट्रॉन डोनर एक बेस है। इसी को दूसरे वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड है मतलब प्रोटॉन डोनर एसिड होगा। ठीक है, अगर इसका अपोजिट देखें इलेक्ट्रॉन का तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड कौन है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है ना। और इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो बेस कौन है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ना। ये चीज़ हम लोगों ने किस में देखा था, ब्रॉन्स्टेड में। एरेनियस में क्या देखा था, जो OH माइनस आयन डोनेट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर OH में क्या है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों एनायन ही है, तो यहाँ पे जो OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है वो भी बेस, पुराना वाला जो हम लोगों ने देख लिया। तीसरी चीज़ ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है आपका, O2 माइनस एनायन है। एनायन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो एनायन एक्सेप्टर था वो एसिड था, और जो यहाँ पर एनायन डोनर था वो बेस था। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो रहा है, एनायन डोनेट हो रहा है, और जो प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेस की केस में और एसिड की केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट, जस्ट अपोजिट। तो एक अगर याद कर लोगे, सिर्फ इतना ही याद कर लोगे, एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो दूसरा वाला तो अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लुईस एसिड एंड बेस। ठीक है, पहला क्या है आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखते हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है आपके एसिडिटी और बेसिसिटी में। ठीक है, इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हमारे क्या बोलते हैं हम अक्रॉस करेंगे। एक क्या है आपका लेवलिंग इफेक्ट और एक है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ठीक है, एक होता है लेवलिंग सॉल्वेंट, एक होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अगर पुराना वाला 5th क्वेश्चन आपको याद हो तो ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा सॉल्वेंट, हम लोग दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका है लेवलिंग सॉल्वेंट और एक है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है, लेवलिंग मतलब जो बराबर कर रहा है और डिफरेंशिएटिंग मतलब जो अलग अलग कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले जो पहले हम लोग एसिड्स देखे थे कौन कौन से, HClO4, H2SO4, HNO3, ठीक है, CH3, COOH, ये सारे एसिड्स अभी हम लोग देखे। इनको हम लोग किस में घोलेंगे, H2O में। ठीक है, मान के चलो ये सबको हम लोगों ने H2O में घोल लिया। इनके pK वैल्यूज़ तो अलग अलग हैं, पर जब हम लोग H2O वैल्यू में घोलेंगे और जब हम लोग इनके रेट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनका जो रेट है वो क्या है, सेम है। ठीक है, प्रोटॉन रिलीज़ करने का या एसिडिक जो ये रेट है ये क्या है, सेम है। मतलब जो R1 है वो ऑलमोस्ट इक्वल है R2 के, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू R3, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू R4। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, इनके स्ट्रेंथ अलग अलग है, बट जब हम लोग रेट मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है, सेम है। अब डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट में सेम एग्जांपल हम लेंगे, HClO4, H2SO4, HNO3 और एक और लेते हैं HCl। ठीक है, इन सब को किस में घोलेंगे, इनको हम लोग अब घोल रहे हैं CH3COOH में। ठीक है, CH3COOH। अब जो रेट्स आएंगे R1, R2, R3, R4 वो क्या थे, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4। इन सारे रेट्स में क्या था, अंतर था। ठीक है, अब दोनों में देखिए जो स्टार्टिंग जो हम लोगों ने किसको घोल रहे हैं वो चीज़ तो सेम रखा है सॉल्यूट। जो दूसरा सॉल्वेंट जो यूज़ किया है, पहला सॉल्वेंट तो सेम है, दूसरा सॉल्वेंट जो हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर क्या है CH3COH, यहाँ पर क्या है H2O। इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, CH3COH हमारा एसिडिक है और H2O क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, अगर हम कोई भी एसिड है, ठीक है, उसको हम लोग किसी
बेसिक सॉल्वेंट में घोलते हैं, ठीक है, या फिर जो बेस है उसको एसिडिक सॉल्वेंट में घोलते हैं, तो ये क्या इफेक्ट करता है? लेवलिंग इफेक्ट शो करता है। अब यहाँ पे H2O तो न्यूट्रल है, जो कि एसिड के साथ बेसिक सॉल्वेंट और बेस के साथ एसिडिक सॉल्वेंट बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। बट हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग में क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो एसिड है वो लेसर एसिडिक सॉल्वेंट में घोला गया है और जो बेस है वो लेसर बेसिक सॉल्वेंट में घोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवलिंग सॉल्वेंट में एसिड के साथ बेसिक सॉल्वेंट, बेस के साथ एसिडिक सॉल्वेंट लिया है, जबकि डिफ्रेंशिएटिंग में देखो ये चारों के चारों क्या है? आपके एसिड है, ठीक है। इनमें क्या लिया गया है? CH3COH, जो कि एक लेसर एसिडिक सॉल्वेंट है। अगर कोई बेस लेते हैं हम लेसर बेसिक सॉल्वेंट के साथ, तो क्या होगा? डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट शो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लेवलिंग में क्या लिखेंगे? ऑल एसिड्स आर आयनाइज्ड इन वाटर विथ ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट इवन दो दे हैव डिफरेंट pKa वैल्यूज एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है डिफरेंशिएटिंग में कि व्हेन एसिड्स आर आयनाइज्ड इन वीकर एसिडिक सॉल्वेंट देन द रेट्स ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अब ये क्यों होता है? ठीक है, जब हम H2O में घोल रहे हैं सारे के सारे, तो अभी आपको बताया था जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं वो अपना H+ आयन ईजिली दे देते हैं। तो जब H2O में घोल रहे हैं तो HClO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब H2O को तो H+ चाहिए। तो जब HClO4 पूछा H2O से कि क्या आप H+ लोगे, तो बोला हाँ दे दो। जब H2SO4 पूछा तो बोला हाँ देदो। HNO3 जब पूछा तो बोला हाँ दे दो। CH3COH भी पूछा तो बोला हाँ दे दो। मतलब कि उसको H2O H+ लेके H3O+ ईजिली बनना चाहता है, उसको कोई इशू नहीं है। बट जब हम CH3COH को देखते हैं तो ये क्या है? वीकर एसिड है, ठीक है। तो जब HClO4 देने लगा तो थोड़ा सा उसका मन कि अरे यार, बट HClO4 इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो डर गया, बोला ठीक है ले लेता हूँ। अब जब H2SO4 की बारी आई, थोड़ा कम पावरफुल है बट उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो बोला ठीक है ले लेता हूँ। तो उसकी रेट क्या हो गई? कम हो गई। अब HNO3 क्या है? CH3COH से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा कि प्लीज़ 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 मेरा H+ ले ले, तो वो और धीरे माना, तो उसका रेट और स्लो हो गया। जबकि HCl उससे कम है तो वो और स्लोअर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला HCl आएगा, ये वाला HNO3 आएगा, ठीक है। तो वो और स्लोअर हो गया। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं हमारे डिफरेंशिएट हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी एसिड है, इसको भी H+ देना है, बट दूसरे के दबाव में आके ये H+ ले रहे थे, यहाँ पे रेट्स डिफरेंट है। बट यहाँ पे जब हम लोग बेसिक यूज़ करेंगे तो क्या होगा? एसिड के साथ बेसिक, वो तो तुरंत ही ले लेगा H+ आयन, क्योंकि बेस को तो H+ एक्सेप्ट ही करना है। तो सॉल्यूशन में कोई H+ है ही नहीं, इसलिए सारे रेट्स ऑलमोस्ट सेम हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये आपका सॉल्वेंट का इफेक्ट था। अब नेक्स्ट क्या आते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। मतलब जब हम लोग एक प्लस और माइनस चार्ज का Q1 और Q2 ले रहे हैं, तो ये जो है F क्या है? इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब अब हम मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट है, मतलब जो भी आयंस है सॉरी, उनके बीच का अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन नॉट के ये F जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एप्सिलॉन नॉट के क्या है? इन्वर्सली रिलेटेड है। तो हम लोग ये क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं मोर इज़ द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, लेसर इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड मोर इज़ द आयनाइजेशन। मतलब क्या है? इन दोनों को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी आयंस बनाने के लिए, NaCl जैसे Na+ और Cn- में तोड़ने के लिए। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगी, मतलब आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम आते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में। अब इनमें दो पार्ट अलग अलग में पढ़ेंगे, पहले एसिडिटी का पढ़ेंगे, फिर बेसिसिटी। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब फ्लोरीन जो होता है
उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो मान के चलिए हम लोगों ने ये एसिड लिया, कौन सा, CH3COOH, ठीक है। अब क्या किए हम, इनमें एक एक कार्बन हटा के एक एक हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगाते गए, ठीक है। तो पहले क्या लगाया, CH3COH, फिर एक फ्लोरीन लगा दिए ये हाइड्रोजन हटा के, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटा के एक और फ्लोरीन लगा लिए, फिर तीसरा हाइड्रोजन हटा के एक और फ्लोरीन, ठीक है। मैंने 3 में बना दिया। अब जब ये फ्लोरीन लगाती है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर से अट्रैक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन को रिलीज़ होना है ना, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H+ आयन रिलीज़ होना है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा प्लस यहाँ पे चार्ज, मान के चलो यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे डबल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे 3 है इसलिए ट्रिपल पॉजिटिव आ गया। तो ये जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, मतलब क्या होगा कि ये जो H+ आयन है इजीली दे देगा रैदर देन CH3COH, ठीक है। तो CF3COH का हमें पता है क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होता है तो एसिडिटी इंक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी में हम लोग एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप्स डाल दिए, ठीक है। अब CH3 ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 मिथाइल्स रिलीज कर रहे हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना कम वो रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या है, एसिडिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एसिडिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, एसिडिटी प्लस, तो ये माइनस और प्लस के बीच में क्या हो जा रहा है, अट्रैक्शन। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो प्लस, एसिडिटी प्लस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। अब हम इससे एज्यूम लगा सकते हैं क्या, कि बेसिसिटी में जस्ट अपोजिट होगा, है ना। बेसिसिटी में क्या होना चाहिए, बेसिसिटी में ये होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इंक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी डिक्रीज होना चाहिए। जैसे NH3 है, ठीक है, NH3 में क्या है, अगर हम लोग फ्लोरीन डाल दिए और यहाँ पे NH3 रखे तो क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो इसकी एसिड बेसिसिटी कम हो जाएगी। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसमें क्या लगा दिए, NCH3 लगा दिए, ठीक है। तो जब हम लोग NCH3 लगा दिए तो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू दिस। तो क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितनी ज़्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग के, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। CH4 NH3 H2O HF। सबसे पहले इधर से इधर जाने पर जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब क्या है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2O क्या है, न्यूट्रल, और NH3 क्या है, बेसिक। तो यहीं से पता चल रहा है कि इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। अगर एसिडिटी इंक्रीज हो रही है मतलब बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गया, इधर से इधर जाने पर बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एसिडिटी, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, SbH3, तो
साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। एसिडिटी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि उनकी H+ आयन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब बेसिसिटी ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है मतलब बेसिसिटी डिक्रीज होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। पहला क्या है, HClO4, HBrO4, HiO4। ठीक है, दूसरा क्या है, H2SO4 और H2SiO3। ठीक है, तीसरा क्या लेते हैं हम लोग, H2O, H2S, H2Se। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, आपकी एसिडिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। तो 3, 2 और 1। दूसरा वाला देखते हैं क्या हो रहा है, ये सल्फर मतलब ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ये Si मतलब कार्बन के नीचे वाला ग्रुप। तो कार्बन से इधर जाने पर एसिडिटी इंक्रीज हो रही थी, मतलब 1 की ग्रेटर देन 2। अब H2O, H2S, H2Se में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, इतने में आपका लुईस एसिड वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम किस में आएंगे, अब हम आते हैं HSAB प्रिंसिपल पे। अब देखिए HSAB प्रिंसिपल क्या होता है। HSAB प्रिंसिपल मतलब होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, किसने दिया था, पियर्सन ने दिया था। ठीक है, अब इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो आयंस हैं, ठीक है, उनके जो इंटरेक्शन है, इवन एसिड का डिफरेंट आयंस के साथ या बेसिस का जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने Ag+ आयन का इंटरेक्शन देखा फ्लोराइड के साथ और आयोडाइड के साथ, तो जो AgF है उसका अलग इंटरेक्शन था और Agi का अलग इंटरेक्शन था। ठीक है, तो इनके बीच का रीज़न, इनके पीछे का रीज़न जानने की जब कोशिश की तो फिर हमारे पास क्या आया, HSAB प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं क्या, कि जब भी कोई हार्ड एसिड किसके साथ, हार्ड बेस के साथ बनाती है कोई भी कंपाउंड, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। ठीक है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस का जो इंटरेक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। वैसे ही क्या बोलेंगे, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का इंटरेक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लोग अपने जैसे लोगों को ही ढूंढते हैं, तो हार्ड के साथ, सॉफ्ट के साथ। बट जब हार्ड एसिड या सॉफ्ट बेस या फिर हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड का इंटरेक्शन होता है, तो वो जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वीकर। तो यही था पियर्सन का स्टेटमेंट। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हार्ड एसिड्स कौन से होते हैं, हार्ड बेसिस कौन से होते हैं। तो ऐसे लुईस एसिड जो एल्कलीन और एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, जिनमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हैं, जिनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो इजीली पोलराइज नहीं हो पाते, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है, वो सारे क्या हैं, आपके हार्ड एसिड्स हैं। ठीक है, वैसे ही सॉफ्ट एसिड्स में क्या है, ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, उनमें भी हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, इनमें पॉजिटिव चार्ज कम होता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती है, इजीली पोलराइज हो जाते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जो बाइंडिंग प्रेफरेंस है ये सॉफ्ट एसिड से उल्टा है, मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन फिर फॉस्फोरस फिर आर्सेनिक फिर एंटीमनी। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, सॉरी एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हायर एक्साइटेड स्टेट एंड हायर एनर्जी स्टेट के होते हैं। इनमें जो एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल लाइज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये सब बोलने की बातें हैं, एग्जाम्पल्स तो याद करना पड़ेगा।
तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए हार्ड एसिड में कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले एल्कली मेटल आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एल्कली अर्थ मेटल आ रहे हैं, है ना, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके देखिए लोअर, ठीक है, जो कम उसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखिए जो हायर है वो कहाँ पे आ रहे हैं, इधर, ठीक है, और लोअर जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, ठीक है। अब जो बीच में है, जो हैवियर मेटल्स हैं बट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, या फिर जो आयरन के नीचे वाले हैं, जो कॉपर के नीचे वाले हैं, जिनका हायर स्टेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर है, वो सारे किस में आ रहे हैं, बॉर्डर लाइन में, ना इधर ना उधर, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट एसिड में हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, Ag, Au, ये सारे क्या हैं आपके हैवियर हैं, पर इनमें चार्ज देखिए +1 है, ठीक है। ये प्लेटिनम में बस +4, बाकी देखिए, ठीक है, जनरली +1 का चार्ज है। ये सब में क्या है, Br में देखिए प्लस का, I में प्लस का, ये सब क्या है, इनकी एनर्जी जो होगी वो हायर होंगी, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होती है, तो ये सारे में एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर इनमें प्लस का चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे BH3 आ रहा है, यहाँ पर BF3 BCl3 आ रहा है। अब क्या देखेंगे हम, लुईस बेस का देखते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम है वो हार्ड बेसिस में, जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले सॉफ्ट बेसिस। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, हार्ड बेसिस में आ गया, ब्रोमीन आपका जो है बॉर्डर लाइन में आ गया, और जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आयोडीन है जैसे वो किस में आ गया, सॉफ्ट बेस में, ठीक है। इसके अलावा H- हाइड्राइड आयन, R-, Cn-, ये सब किस में है, सॉफ्ट बेस में। हार्ड बेस में कौन से, जितने स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं उनके जो बेसिस हैं, जैसे HNO3 का आ गया, H2SO4 का आ गया, H3PO4 का आ गया, कार्बोनेट का आया, एसिटिक एसिड का आया, ठीक है, OH- आया, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आपके हार्ड बेस में आ गए, ठीक। बाकी क्या है, बॉर्डर लाइन में। थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं बट बाकी सब चीज़ें ना इसमें मतलब थोड़ा समझ सकते हैं ट्रिक, बाकी इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, जो AgF वाला देखे थे, तो Ag+ किस में आ रहा है, सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड में, देखिए Ag+, ठीक है, सॉफ्ट एसिड में आ रहा है, तो ये आपका सॉफ्ट हो गया। कैसे याद करेंगे, ये हैवियर एलिमेंट है ट्रांजिशन मेटल में, तो ट्रांजिशन मेटल में जो भी हैवियर है वो किस में, सॉफ्ट में। दूसरा फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब हार्ड। आयोडीन सॉफ्ट, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो AgF2 क्या हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा इंटरेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना स्ट्रॉन्ग इसका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। हम लोग का F- था वो क्या था, हार्ड, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। जो H- था वो क्या था, सॉफ्ट, ठीक है। BF3 हमारा किस में आता है, सॉफ्ट एसिड में, और जो BH3 और जो BF3 है वो हार्ड में आता है। तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होके क्या बन जाएगा, BF4-, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा नहीं। यहाँ पर भी हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ये नहीं होगा, हार्ड हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन करके क्या बन जाएगा, BH4-। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना कर लेते हैं HSAB प्रिंसिपल तक। कल हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बचा हुआ वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे अच्छे से तो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।